बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाकर पुप्पो की पागल बेटी से जबरदस्ती शादी कर ली, क्योंकि वो अरबों की जायदाद की इकलौती वारिस थी। पुप्पो समझी कि मुझे उससे शायद मोहब्बत हो गई है, मगर पुप्पो के मरते ही मैंने सब अपने नाम किया और खुद दूसरी शादी करके पागल बीवी को घर से निकाल दिया। मगर शादी के दूसरे ही दिन मुझे एंटी करप्शन ऑफिस बुलाया गया। केस की तफ्तीश के लिए मेरे सामने ऑफिसर आई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो पागल, अम्मी ये लड़की तो पागल है। मैंने कमरे के पर्दे के पीछे से झांक कर पहली बार आलिया को देखा, जो फर्श पर बैठी थी और जमीन पर उंगली से दायरे बना रही थी। उसकी माँ, मेरी फुप्पो, पानी का गिलास हाथ में लिए बार बार कह रही थी, आलिया चुप कर जा बेटा, लोग देखेंगे। मैंने माँ की तरफ देखा, वो बिल्कुल मुतमईन थी, जैसे यही सब तो वो चाहती थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, यही वक्त है असद, इसका बाप मर चुका है, जायदाद अकेली बच्ची के नाम पर है और बच्ची होश में नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दिल ही दिल में हिसाब लगाने लगा। 3 कनाल का घर, 2 प्लॉट्स, 1 फैक्ट्री और एक खामोश वारिस। शहर में आलिया के वालिद की मौत की खबर आई तो अफसोस करने वालों की कतार लग गई, लेकिन मैंने फोन पर सिर्फ इतना कहा, फुप्पो वापस आए तो मुझे इत्तला देना। माँ ने पहले ही बात चला दी थी। हमने रस्में पूरी होने का इंतजार किया, फिर मौका देखकर फुप्पो के घर पहुंच गए। अम्मा ने आंखों में आंसू भरे, बहन, हमें आलिया की फिक्र है, वो अकेली रह जाएगी। असद तो हमेशा से उसे बहन कहता रहा है, मगर शायद अब रिश्ता बदल जाए तो बेहतर है। फुप्पो ने आलिया की तरफ देखा, वो उस वक्त भी चुप थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो, लेकिन वो ना समझी, वो सकूत। मेरे लिए एक सुनहरी दरवाजा था। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, आलिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो एक पल को रुकी, फिर मेरी तरफ देखा, नजरें खाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ और भी है। जैसे वो पागल तो है, मगर सिर्फ उस हद तक जितना लोगों ने उसे बना दिया है। फुप्पो राजी हो गई, शायद बेटी का सहारा देखकर या शायद अपनी बेबसी के हाथों मजबूर होकर। माँ खुश थी। मैंने अंगूठी पहनाई। आलिया ने कुछ न कहा, न हंसी न रोई, बस हाथ आगे कर दिया। निकाह की तारीख रख दी गई। शहर में चमकोइयां हुई। असद ने कितना बड़ा कदम उठाया है, पागल लड़की से शादी करके उसे इज्जत दी। और मैं हर बार हंसता, दिल में कहता, ये इज्जत नहीं, सरमायाकारी है। निकाह वाले दिन आलिया को लाया गया, सफेद लिबास में, बाल बिखरे हुए मगर चेहरा बेतासुर। कुछ मेहमानों ने कहा, लड़की अजीब लग रही है, मगर सबने खामोशी को एहतराम का नाम दे दिया। मौलवी ने कलमे पढ़ने शुरू किए और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आलिया ने कोई सवाल नहीं किया, कोई झिझक नहीं दिखाई, जैसे सब कुछ सुन रही हो, समझ रही हो, मगर खामोशी से। जब उसने कबूल है कहा तो लम्हे भर को लगा जैसे आवाज कहीं और से ही आ रही हो, नर्म, मध्यम और फैसला कुन। मैंने दस्तखत किए, फिर उसने। अम्मा की आंखों में चमक थी, जैसे सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा हो। मेहमान खाने में मसरूफ हो गए और मैं आलिया के पास बैठा। अब हम एक दूसरे के हो गए हैं, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, इतनी हल्की जैसे वो एक राज छुपा रही हो। मैं लम्हे भर के लिए रुक गया। उसके होंठ थोड़े थोड़े हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रुक गई। और उसकी मुस्कुराहट में एक सवाल था, एक चैलेंज, जैसे वो पूछ रही हो, तुम जीते हो या बस यही समझ रहे हो। निकाह के बाद हमने अलग से वलीमा नहीं रखा। अम्मा का कहना था, ज्यादा लोगों को ना बुलाओ, नजर लग जाएगी। हकीकत ये थी कि हम चाह रहे थे कि आलिया ज्यादा बोले ना नजर आए, बस जायदाद के कागजों में उसका नाम रहे और चंद दस्तखतों के बाद वो नाम भी गायब हो जाए। शादी के बाद मैंने आलिया के साथ एक अलग कमरा शेयर किया। पहली रात उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बिस्तर के कोने में बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने नफी में सर हिलाया। तुम बहुत खामोश हो आलिया। खामोशी सब कुछ सुन लेती है असद। उसने पहली बार मेरा नाम लिया। मैं हैरान हुआ। बोल सकती हो? जो सुनती हूँ वही कभी बोल देती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा और फिर बिस्तर पर लेट गई। मैं उलझ गया। उसकी खामोशी अब मुझे आसान शिकार नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं, बल्कि सुकून था, जैसे वो सब जानती हो, लेकिन फैसला कर चुकी हो कि अभी कुछ नहीं कहना। और मुझे यही खौफनाक लगा, एक खामोश औरत जो बोलेगी तो शायद सब बदल दे। ये क्या तमाशा लगा रखा है। अगली सुबह मैंने पर्दा हटाकर देखा। आलिया धूप में खड़ी थी, नंगे पांव, सर आसमान की तरफ उठा हुआ और दोनों हाथ जैसे दुआ में बुलंद, मगर आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी। उसकी हालत देखकर मेहमानों में सरगोशियां होने लगी।
कुछ चुपचाप नजरें फेर गए। अम्मा ने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ इशारा किया और मैं कमरे से बाहर निकला। चलो अंदर। मैंने उसका बाजू पकड़ा, मगर उसने हल्की सी मुजाहिमत की, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी कुछ बाकी है। मैंने दांत पीसे, अब कोई नया ड्रामा मत करना। कमरे में लाकर मैंने दरवाजा बंद किया। यह क्या हरकत थी सबके सामने? कोई शर्म लिहाज है तुम्हें? आलिया ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं मांग रही थी कि जो खेल तुम खेल रहे हो वो तुम पर पलटे। जैसे मेरे अब्बा मरे वैसे ही तुम मरो, तकलीफ से, तन्हा। एक लम्हे को मैं बिल्कुल साकत हो गया। उसकी आंखों में जो सुकून था वो मुझे घबराहट दे गया। मैंने कहकहा लगाया, खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। पागल है, बकवास कर रही है, मैंने दिल को समझाया, मगर अंदर एक अनजानी बेचैनी ने डीरे डाल दिए थे। अगले दिन अजीब वाकया पेश आया। मैं ऑफिस से वापस आया तो मुलाजमा रोकर बता रही थी, साहब बीबी जी ने वॉशिंग मशीन में आटे का टब रख दिया, सारा किचन गंदा हो गया। मैं गुस्से से आ गया। कमरे में गया तो आलिया आराम से सोफे पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या तमाशा है? कुछ साफ करने की कोशिश की थी, शायद मशीन समझ ना आई। आटा साफ करने के लिए शायद। उसने कंधे उचकाए। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। ये पागल लड़की है, ये अदाकारी कर रही है, मैं खुद से पूछने लगा। फिर एक दिन वो किचन में थी, चूल्हा जलाकर कुछ उबाल रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? यादें। क्या? यादें उबाल रही हूं, शायद कुछ कम हो जाए। दिमाग खराब है तुम्हारा। मैंने बर्तन छीन लिया। वो हंसने लगी, एक अजीब खोखली सी हंसी। कमरे में वापस आया तो वो अलमारी खोलकर अपने कपड़े फाड़ रही थी। मैंने हाथ पकड़ा। क्या कर रही हो? ये कपड़े उस जिंदगी के थे जो खत्म हो चुकी है। अब नई जिंदगी है ना? नई? ये जिंदगी नई नहीं, सिर्फ चेहरा बदला है, खेल वही है। मैंने उसका हाथ छोड़ा। उसकी हर बात अब सर के ऊपर से गुजरने लगी थी, जैसे वो कोई और ही जबान बोल रही हो, मगर वो जबान शायद वही सच थी जिसे मैं मानना नहीं चाहता था। एक दोपहर मैंने देखा वो सहन में टहल रही है, दोनों हाथ पीछे बांधे हुए, मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है। करीब जाकर सुना तो अल्फाज थे, पांव जमीन पर, दिल आसमान में, और हाथ बंधे, जब तक वक्त खुल ना जाए। ये तुम क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बस रोज की तैयारी है। किस चीज की तैयारी? फैसले की। माँ ने कहा, असद, ये लड़की खतरनाक हो सकती है। पागलपन से ज्यादा खतरा उस खामोशी में है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, वो कुछ नहीं कर सकती। मगर अंदर एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। कल वकील के पास जाना है, सब कागज तैयार हैं। अम्मा ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मेरी नजर आलिया पर गई, जो सोफे पर बैठी दीवार को घूर रही थी। क्या उसने पढ़ा सब कुछ? मैंने आहिस्ता आवाज में पूछा। क्या पढ़ेगी? जो अपना नाम तक याद नहीं रखती, वो कागजों के सफ़े क्या समझेगी? अम्मा ने तंजिया कहा और हंस दी। अगली सुबह हम तीनों गाड़ी में बैठकर वकील के दफ्तर पहुंचे। आलिया सादा शलवार कमीज में थी, बाल खुले और नजरें नीचे, मगर उसकी खामोशी में उस दिन एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी तूफान से पहले का सकूत। वकील ने कागजात सामने रखे। ये वही ट्रस्ट और असासों की दस्तावेजात हैं जिन पर साइन करने से सब कुछ आपके शौहर के नाम मुंतकिल हो जाएगा। उसने आलिया की तरफ देखकर कहा। मैंने कागज उसके सामने रख दिए। बस यहाँ दस्तखत कर दो आलिया, फिर सब आसान हो जाएगा। उसने कोई सवाल ही नहीं किया, सिर्फ कलम उठाया और एक लम्हे को रुक गई। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। मैंने अंदर से कुछ हिलता हुआ महसूस किया, जैसे उसकी नज़रें मेरे अंदर की सच्चाई को खोल रही हूं। मेरे हाथ में पसीना आने लगा। फिर उसने 1, 2, 3 तमाम सफ़ात पर दस्तखत कर दिए। माँ की आंखों में एक चमक थी, जैसे सदियों की भूख खत्म हो गई हो। मैंने वकील से हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, सब कुछ आसानी से हो गया। गाड़ी में वापसी पर खामोशी थी। मैंने पीछे बैठी आलिया को देखा, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, जो कुछ तुमने लिया है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद तुम दे ना सको। एक लम्हे को लगा जैसे गाड़ी की रफ्तार रुक गई हो। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अब भी बाहर देख रही थी, जैसे कुछ कहा ही ना हो। मैंने मस्तूई हंसी हंसते हुए अम्मा से कहा, पागल है, क्या बातें करती है। लेकिन दिल में अजीब सा खिंचाव था, जैसे किसी ने एक लकीर खींचती हो। मैंने खुद को यकीन दिलाया, सब कुछ हो चुका है, अब वो सिर्फ एक खामोश औरत है। अगले दिन वकील का फोन आया, मुबारक हो असद साहब, जमीन जायदाद सब ट्रांसफर हो गया, अब आप मुकम्मल मालिक हैं। मैंने शुक्र अदा किया और अम्मा से कहा, अब हम आज़ाद हैं। मगर उस वक्त भी दिल के किसी कोने में
उस जुमले की बाज़गश्त थी, शायद तुम दे ना सको। कुछ दिन के बाद अम्मा ने कहा, आलिया आज अपने कमरे में आईना तोड़ रही थी, कहती है उस पर पुराना अक्स दिखता है। मैं कमरे में गया, फर्श पर शीशे बिखरे थे। उसने कहा, आईना झूठ बोलने लगा था, इसमें मेरा अक्स नहीं तुम्हारा चेहरा दिखता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अब बस करो, ये सब पागलपन बंद कर दो। पागलपन नहीं, याददाश्त है। तुम्हें शायद अभी कुछ याद नहीं, पर वक्त याद दिलाता है। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की खोली तो कबूतर गायब था, पिंजरा खाली, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने खुद से कहा, परिंदा उड़ गया। लेकिन क्या वाकई वो कैद में था या मैं? दिल में एक अजीब सी घुटन थी और आलिया की खामोशी अब मेरी फतह नहीं लगती थी, वो जहर बनने लगी थी। पिछले कुछ दिन खामोश गुजरे थे, जैसे सब कुछ थम गया हो। आलिया कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी, बातचीत कम, चेहरे पर वही पुराना सुकून, पर उस सुकून में अब कोई अलग किस्म का यकीन नजर आता था, ऐसा यकीन जो मुझे बेचैन करता था। एक शाम अम्मा ने कहा, पुप्पो के सीने में कभी कभी दर्द उठता है, पुरानी दवा खत्म हो गई है, कुछ नया मंगवाया है। मैंने हाथ में दवा की बोतल ली, लेबल पढ़ा और मुस्कुरा कर कहा, इस बार तेज वाली है, असर जल्द आएगा। अम्मा को इल्म ही नहीं था, मैंने दिन में दवा की शीशी बदल दी थी। मकसद सीधा था, एक मोहरा और हट जाए, एक जबान और खामोश हो। रात के 3 बज रहे थे जब कमरे के बाहर हलचल हुई। पुप्पो करा रही थी, सांस तेज, पसीना माथे पर। अम्मा ने फौरन ही वो दवा पिलाई और मैं दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। आलिया उसी वक्त वहां पहुंची, अम्मा का हाथ थामा और उसकी नब्ज पर उंगली रखी। अम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको चुप रहना है, अभी नहीं, वक्त आने दो। ये अल्फाज उसकी जबान से निकले तो मैं कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा जैसे पत्थर का हो गया। पुप्पो की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी, लब हिल रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर आवाज नहीं निकलती थी। आलिया ने उनका सर अपने घुटनों पर रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनके माथे पर हाथ फेरती रही। अम्मी, मुझे सब पता है, मगर अब कुछ मत कहिए, आपको अभी रुकना है। मैंने दीवार के साथ टीक लगा ली। अंदर एक अजब शोर था, पर बाहर सब खामोश था। सुबह सूरज निकला तो कमरे से चीख निकली। मुलाजमा ने दरवाजा खोला। पुप्पो का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, घर में कोहराम मच गया। अम्मा ने सीना पीटा, मैंने अफसोस के चंद जुमले बोले और आलिया, वो चुप थी, सिर्फ चुप, जैसे सदियों की थकन उसकी आंखों में सिमट आई हो। नमाज जनाजा के बाद लोग वापस जा रहे थे और आलिया सहन में बैठकर जमीन पर उंगली से लकीरें खींच रही थी। मैं करीब गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने सर उठाया। जो गया है वो वापस नहीं आएगा और जो बाकी हैं उनका हिसाब अभी होना बाकी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस वक्त आने दो। शाम को अम्मा ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे शक हो रहा है, आलिया कुछ जानती है, उसकी आंखें सब कहती हैं पर जबान बंद है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, जानती होगी तो क्या, सबूत कहाँ है? जबान बंद है तो बस वही काफी है हमारे लिए। यहाँ क्यों आई हो? मैंने पीछे से पूछा। यादें बंद नहीं होती, दरवाजे बंद हो सकते हैं, दिल नहीं। यादें पालने से कुछ नहीं होता आलिया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। तुमने सब कुछ छीना, पर मैं सब कुछ छोड़ने पर तैयार हूं। मैंने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया, उसे उसकी यादों में दफन रहने दिया। 2 दिन के बाद एक मुलाजमा ने आकर बताया, बीबी जी ने वो सारी तस्वीरें जला दी हैं, अपने बचपन की, अपनी माँ की और आपकी भी। मैंने हैरानी से पूछा, सब? जी साहब, और जलाकर राख गमलों में डाल दी, कहती थी पौधे सच उगा लेंगे। मैंने आलिया से इस बारे में पूछा। यादें राख में अच्छी लगती हैं, वो कभी बोलती नहीं, सिर्फ चुपती हैं। तुम चाहती क्या हो आलिया? जो तुमने छीना उसी को तुम पर लुटा दूं, पर खामोशी से। उस रात मैंने अपने कमरे में बैठकर देर तक सोचा। आलिया पागल थी या बहुत होशियार? वो अपनी माँ को बचा सकती थी या शायद जानबूझकर ना बचाया। शायद उसने अपनी माँ की कुर्बानी दी मेरे खिलाफ, मेरे अंजाम के लिए। बारिश शाम से जारी थी, बिजली की चमक कमरे की खिड़कियों में झलक रही थी और गरजती आवाजें अम्मा को परेशान कर रही थी। ये रात अच्छी नहीं लग रही है असद, उस लड़की की आंखों में कुछ और ही चल रहा है। मैंने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और बाहर निकल गया। आलिया लॉन के बीचों बीच बैठी थी, बारिश में भीगी जमीन पर 2 जानों, और उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। न वो हिल रही थी न बोल रही थी। उसके हाथ की मट्टी बारिश से कीचड़ बन चुकी थी और बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। जाओ यहां से, मैंने ऊंची आवाज में कहा। ये घर अब तुम्हारा नहीं। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने बस दरवाजे को घूरा जैसे उसमें कुछ लिखा हो जो सिर्फ वो पढ़ सकती हो। अम्मा पीछे आई। असद, इसे निकाल दो।
ये हमारी इज्जत को डबोने पर तुली है। मैंने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और बाहर से कफल लगा दिया। एक बार के लिए लगा जैसे मैंने कोई आखिरी दरवाजा बंद कर दिया है, पर किसके लिए? उसके लिए या अपने लिए? ये फैसला बाद में होना था। रात गए मैं छत पर गया। बारिश थमी हुई थी पर फर्श पर पानी जमा था। मैंने नीचे देखा, हालिया अब भी वहीं बैठी थी। ना चीख, ना फरियाद, ना हरकत, सिर्फ वही खाली नजरें, जैसे वो किसी मंजर को दोहरा रही हो। सुबह अम्मा की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर गया तो दरवाजे पर खून से लिखा था, तुमने दरवाजा बंद किया, मैं अदालत का दरवाजा खोलूंगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अम्मा ने कहा, यह पागल हो गई है, देखो क्या लिखा है, अपने खून से। मैंने दरवाजे को गौर से देखा। हुरूफ ताज़ा थे और उनमें एक ठोस इरादा छुपा था। ये पागल नहीं लगती माँ, मैंने पहली बार सोचा ये कुछ और कर रही है, पर अगले लम्हे मैंने खुद को तसल्ली दी, ये बस शिकस्त खुर्दा औरत है जिसका सब कुछ मैंने छीन लिया है, और हारी हुई लड़कियां कुछ नहीं करती। दोपहर को आलिया गायब थी, न सहन में न गेट के बाहर। मैंने मुलाजिमा से पूछा, वो गई कहाँ? साहब, सुबह सवेरे एक गाड़ी आई थी, काले शीशों वाली, बीबी जी उसमें बैठकर चली गई। मैंने झुंझुलाकर फोन उठाया, पर किसको कॉल करता? हालिया का कोई राब्ता, कोई दोस्त बाकी न छोड़ा था मैंने। उसके पास जाने के लिए कुछ नहीं था, या शायद मेरे इल्म में नहीं था। शाम को एक पुराना मुलाजिम आया जिसे मैंने महीनों पहले निकाल दिया था। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था, बीबी जी ने दिया है। मैंने वो लिफाफा खोला, अंदर एक तस्वीर थी, मेरी और आलिया की, निकाह वाले दिन की। तस्वीर की पुष्ट पर लिखा था, तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे मगर असल चेहरे सिर्फ वक्त दिखाता है। मैंने तस्वीर फाड़कर फेंकी और अम्मा से कहा, ये ड्रामे कर रही है, सिर्फ हमें डराना चाहती है। बेटा, मैं डर रही हूँ, वो पागल हो या होशियार, अब वो खामोश नहीं रही। फिर भी हम फाते हैं माँ, हमने सब कुछ ले लिया, वो कुछ नहीं कर सकती। 2 दिन गुजरे, खामोशी थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। एक पुराना वकील मिला जिसने मुझसे कहा, आलिया बीबी कुछ कागजात लेकर मेरे दफ्तर आई थी, बहुत पुरानी फाइल्स, बाप की वसीयत, ट्रस्ट की कागजात। तुमने उसे कुछ दिया? नहीं, पर उसके सवाल बहुत गहरे थे। ऐसा लगता था कि वो सब समझ चुकी है। मैंने फोन बंद किया और पहली बार महसूस किया, दरवाजा मैंने बंद किया था पर उसने कोई और रास्ता चुन लिया है। रात को सहन में गया जहां आलिया बैठी रहती थी। फर्श पर उसकी उंगलियों के निशान मिट्टी में अब भी सबत थे, जैसे कोई लिखा हुआ राज हो। मैंने पानी का छिड़काव किया, निशान धुंधले हो गए मगर दिल में खदशात और वाजे होते गए। अम्मा ने मुझसे कहा, अगर ये अदालत गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सबूत नहीं है, सब कुछ हमारे नाम पर है, और अगर खामोशी ही उसका सबसे बड़ा सबूत हो। मैंने माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी शक था और वही शक मेरे अंदर भी पलने लगा। कुछ रातें और गुजरी और आलिया का कोई सुराग न मिला, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। हर दरवाजे की चटखन, हर फोन कॉल, हर साया मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे लगा कि शायद मैंने सब कुछ जीत लिया था, पर दरवाजे के उस पार कोई अदालत बैठी थी जो फैसला अब देने वाली थी। माहम के साथ रिश्ता तय होते ही अम्मा ने घर में हलचल मचा दी थी। पुरानी बातों को दफन करने की तलकीन हुई, नए पर्दे लगे, दीवारों पर रंग चढ़े और मेहमानों की लिस्ट तैयार होने लगी। हर तरफ खुशी का शोर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आलिया का कोई वजूद ही ना था। और मैं सबके दरमियान मुस्कुरा रहा था, पर दिल में कुछ और चल रहा था। मेहंदी की रात, रोशनियों से पूरा घर जगमगा रहा था। हर कोना गुलाबी और पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। माहम के हाथों में मेहंदी लगी, चेहरे पर दुल्हन जैसी शर्म और आंखों में सपने। रिश्तेदार मुबारक बातें दे रहे थे, ढोलक बज रही थी, गाने गाए जा रहे थे। मैंने सबके दरमियान खड़े होकर कह कहा लगाया, जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। देखा माँ, कैसा जोड़ है, अब कोई साया नहीं। अम्मा ने सर हिलाकर कहा, बस नजर ना लगे, सब कुछ ठीक है। पर ठीक कुछ भी नहीं था। एक मुलाजिम हाँफता हुआ अंदर आया, चेहरा खौफ से सफेद। साहब, बाहर दीवार के पास कोई बैठा था, साए जैसा, पर अब वो नहीं रहा, सिर्फ कुछ बाकी है। मैं फौरन बाहर निकला, रोशनियों के शोर से निकलकर जब सहन की दीवार के उस पार पहुंचा तो सन्नाटा था। जमीन पर कुछ नहीं, सिर्फ एक आईना पड़ा था, पुराना, बिखरा हुआ, गर्द से अटा हुआ। मैंने उसे सीधा किया तो उस पर खून से लिखा था, चेहरे बदलते हैं, नियतें नहीं। मेरे हाथ कपकपाने लगे, गर्द उड़ रही थी और उस आईने में मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया, पर वो चेहरा नहीं था जो मैं मेहमानों को दिखा रहा था। वो चेहरा वैसा ही था जैसा आलिया देखा करती थी, वही गुरूर, वही फरेब और वही खालीपन। मैंने गुस्से में आईना जमीन पर दे मारा।
शीशा चकनाचूर हो गया, पर उस पर लिखे अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजने लगे। अंदर आया तो माहम ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ चले गए थे? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक पुराना आईना पड़ा था। पुराना आईना? उसने हंसते हुए कहा, अच्छा है तोड़ दिया, पुरानी चीजें सच दिखाती हैं। मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई। दिल के किसी कोने में लग रहा था वो आईना मेरे लिए लाया गया था, जैसे कोई खामोश गवाही। शाम ढली, मेहमान वापस गए, माहम अपने कमरे में चली गई। मैं छत पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे झांका तो दरवाजे के बाहर कीचड़ में किसी ने पांव के निशान छोड़े थे, नंगे पांव। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर वो निशान ताजा थे, जैसे अभी कोई गया हो। अगली सुबह दीवार पर एक कागज चिपका मिला, जिस पर हाथ से लिखा था, तुमने मेहंदी सजाई है, मैं फैसला लिख रही हूं। अम्मा ने वो कागज देखकर कहा, ये फिर वापस आ गई है, पुलिस को इत्तला दे। मैंने सर हिलाया, मगर दिल में एक और ख्याल था। आलिया मेहंदी की खुशबू में अपने अल्फाज छोड़ रही थी, जैसे उसे मेरे हर कदम का इल्म हो। मैंने मुलाजिम से कहा, कल से बाहर कोई साया या आदमी दिखे फौरन बताना। उसने कहा, साहब कल रात एक बिल्ली सीढ़ियों पर बैठी थी, उसे हटाया भी तो वहां से नहीं हटी, आंखों में जैसे इंसान था। मैंने झुंझुला कर कहा, यह सब वहम है, दिमागी खेल। पर दिमागी तो खेल रहा था, हर चीज में अब आलिया की झलक दिखाई देती। पंखा चले तो उसकी हंसी की गूंज सुनाई दे, दरवाजा खुले तो लगे कि सामने से वो आ गई है। माहम की बातों में दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी, वो बात करती और मैं किसी और दुनिया में खोया रहता। उसने पूछा, क्या तुम वाकई खुश हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, पर मेरे झूठ का अक्स हर आईने में मुझे घूर रहा था, और वो आईना अब मेरी याद में जुड़ने लगा था। 2 दिन बाद हम शादी की तैयारियों के लिए मार्केट जा रहे थे। बाहर निकले तो दरवाजे पर एक कागज लटक रहा था, जिस पर स्याही से लिखा था, सजने वाली जिंदगी में अगर कब्र की खामोशी हो तो सुरों की गूंज देर तक रहती है। माहम ने वो जुमला पढ़ा और खामोश हो गई। मैंने उसे फौरन हटा दिया। किसी का मजाक है, पर अब ये मजाक नहीं लगता था, ये एक सिलसिला था जो मुसलसल मेरे दिमाग में सुराख कर रहा था। आलिया ने कुछ बोला नहीं था, पर अब वो हर लफ्ज में मौजूद थी। मेहंदी की रात गुजर गई, पर उस रात मेरे अंदर जो कुछ टूटा वो अब तक ठीक नहीं हुआ। एंटी करप्शन को ऑफिस ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर अंदर घुसते ही एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे दीवारों पर खामोश इल्जामात चिपके हों। 2 एहलकारों ने मुझे कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। मैंने कोट दुरुस्त किया, सांस संभाली और दरवाजे के अंदर कदम रखा। कमरे में एक मेज थी, उसके पीछे एक कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। सफेद शर्ट, सियाह कोट, सर झुका हुआ, फाइलों में मसरूफ। असद मलिक। आवाज सर्द थी, रस्मी और बिल्कुल अजनबी। मैंने बमुश्किल हाँ में सर हिलाया और अगले ही लम्हे उसने चेहरा उठाया। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ में डूब गई। आलिया, वही चेहरा, मगर अब जज्बात से आरी। न कोई हिचकिचाहट, न बेबसी, सिर्फ फैसला। आंखों में वही गहरा सुकून जिसे मैं बरसों से नजरअंदाज करता आया था, पर अब वो सुकून मेरे खिलाफ गवाही देने वाला था। तुम? हाँ मैं। उसने मेरी बात काट कर कहा, तुम्हें लगा मैं कहीं गायब हो गई हूं? तुम्हें लगा एक खामोश औरत खत्म हो गई है? मैंने कुछ बोलना चाहा, पर जबान जैसे जमी रही। उसने मेज से फाइल उठाकर मेरी तरफ फेंकी। ये तुम्हारे कारनामे हैं, फर्जी दस्तखत, जालसाजी, जायदाद की मुंतकली, जहरीली दवा की रिपोर्ट और तुम्हारा गुरूर। मैंने फाइल के कागजात पर नजर दौड़ाई तो हर सफ़े पर वही कुछ था जो मैंने छुपाने की कोशिश की थी। ये सब तुमने इकट्ठा किया? नहीं, तुमने खुद दिया। खामोशी में जो कुछ तुम बोलते रहे वो सब मैं सुनती रही, और सच एक दिन खुद बोलने लगता है। कमरे में सन्नाटा था, बाहर अफसर चल फिर रहे थे, फाइलों की आवाज आ रही थी, मगर मेरे कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था। तुम्हें लगा मैं पागल थी? आलिया, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी बात सुनने का वक्त नहीं, अब तुम्हारी फाइल बोलेगी। मैंने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुर में कहा, तुम बदला ले रही हो? नहीं, बदला छोटा होता है। मैं इंसाफ कर रही हूँ, उस माँ के लिए जिसे तुमने चुप करा दिया, उस घर के लिए जो तुमने लूटा, और उस खामोश बेटी के लिए जो बरसों संभलती रही ताकि तुम पूरी तरह बेनकाब हो सको। मैं कुर्सी पर बैठ गया, माथे पर पसीना था, हाथ कपकपा रहे थे। ये वो आलिया नहीं थी जिसे मैंने कमजोर समझा था, ये एक आईनी अफसर थी जो कानून की जबान में जवाब दे रही थी। तुम यहां तक कैसे पहुंची? जिस दिन तुमने दरवाजा बंद किया था उसी दिन मैंने एक नया दरवाजा खोला था। तुम समझते रहे कि मैं हार गई हूं, मगर मैंने हर दिन सीखा, हर लम्हा लिखा, और तुमने जो भी छीना वो सब मैंने जमा किया।
वक्त पर लौटाने के लिए। मैंने फाइल बंद की। तुम जानती हो ये सब साबित करना आसान नहीं, इसीलिए मैं खामोश रही, क्योंकि जो शोर करता है वो अक्सर रिकॉर्ड पर नहीं आता, मगर जो चुपचाप सब कुछ देखे वो एक दिन सब दिखा देता है। उसने बटन दबाया और एक अफसर अंदर आया। असद मलिक को ऑफिशियल इंक्वायरी का नोटिस दिया जाए, अगली पेशी अदालत में होगी। मैं खड़ा हुआ। तो अब तुम मेरे खिलाफ मुकदमा चलाओगी? नहीं, मुकदमा तुम्हारे खिलाफ वक्त ने पहले ही लिख दिया है, मैं सिर्फ उसे पढ़ रही हूं। मैं कमरे से निकलने लगा, मगर दरवाजे पर रुका, मुड़कर देखा। आलिया मेज पर झुकी थी, कलम हाथ में, उसका चेहरा वैसा ही पुरसुकून, जैसे कोई काम मुकम्मल होने के करीब हो। चंद दिन के बाद जब अदालत पहुंचा, वहां खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ निगाहें मुझ पर जमी थी, जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि मैं कुछ बोलूं या शायद कुछ सुनूं। आलिया पहले से ही गवाह के कटहरे में मौजूद थी। वो कुछ कहे बगैर बस खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार सुकून था जो अब एक इल्जाम की शक्ल इख्तियार कर चुका था। जज ने चश्मा दुरुस्त किया, फाइल पलटी और निचले होंठ को दबाया। प्रोडक्शन टीम वीडियो चला दे। स्क्रीन ऑन हुई, आवाज आई, मानूस, वाज़े और चुपती हुई। पागल बनाओ, सब हथियाओ, ये मेरी आवाज थी। मेरे कह कहे, मेरे मंसूबों की बाज़गश्त। अगली लाइन में मेरी माँ की आवाज शामिल हुई। ये लड़की कुछ समझती नहीं, बस दस्तखत ले लो, हम सब संभाल लेंगे। अदालत में जैसे सन्नाटा जम गया। हर शख्स का चेहरा बदल गया, हर नजर अब तर्स नहीं, इल्जाम दे रही थी। जज ने मेरी तरफ देखा। क्या ये आपकी आवाज है असद मलिक? मैं चुप रहा, गला खुश्क, माथा नम और जबान जैसे किसी ने कफल लगा दी हो। मैंने नीचे नजरें की, जैसे जमीन में कुछ तलाश कर रहा हूं, शायद वो मकाम जहां मैं अपना मुंह छुपा सकूं। मिस्टर असद, जज ने दोबारा कहा, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे वकील ने मेरी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि कुछ तो बोल। कोई जवाब, कोई इनकार, मगर मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे अल्फाज मेरे खिलाफ गवाही दे चुके थे। आलिया खामोश खड़ी थी। उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्तेगी से कहा, खामोशी वक्त की तरबियत है, जिसे तुमने समझा कमजोरी, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। जज ने कलम रखा। ये वीडियो आपको कैसे मिली मिस आलिया? मैं खामोश रही, मगर सब रिकॉर्ड होता रहा। फोन कैमरे, अल्फाज, नजरों के इशारे, मैंने सब संभाला, क्योंकि मुझे मालूम था कि एक दिन सच खुद बोलेगा। प्रोसिक्यूटर ने आगे बढ़कर कहा, जनाब, यह रिकॉर्डिंग सिर्फ एक सबूत नहीं, यह नियत की अक्कासी है। इन दोनों ने मंसूबा बनाया, असासे हथियाए और जहनी जज्बाती जुल्म किए। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। एक औरत ने सरगोशी में कहा, ये वही लड़की है ना जो पागल समझी जाती थी? पहली सफ में माँ हम बैठी थी। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो कि वो शख्स जिसे उसने सच समझा झूठ का एक चलता फिरता मुजस्मा था। मेरे वकील ने थूक निकला, जनाब वाला, हमारी तरफ से अभी कोई वजाहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जज ने हाथ उठाया। खामोश। अदालत को जो सुनना था वो सुन चुकी। मैंने पहली बार आलिया की तरफ पूरी नजर से देखा। वो न फाते लग रही थी, न इंतकाम में डूबी हुई। वो एक ऐसी औरत लग रही थी जिसने बस वक्त का इंतजार किया। वक्त ने खुद इंसाफ कर दिया। अदालत बर्खास्त हुई। सब लोग बाहर जाने लगे। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। पिछली नशिस्तों से एक आवाज आई, देखा, सच कभी छुपता नहीं। एक शख्स बोला, असद मलिक समझता था कि वो कानून से ऊपर है, अब कानून ही उसे जमीन पर लाया है। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ तोड़ दूं, चीखूं या कम से कम भाग जाऊं, पर मैं अपनी ही आवाज के पिंजरे में कैद हो चुका था। कमरे के बाहर निकला तो मीडिया की गाड़ियां, रिपोर्टर्स के माइक और कैमरों की चमक ने इस्तकबाल किया। असद मलिक, आपका रद्द अमल। अदालत ने जो इल्जाम लगाए हैं, क्या आप मानते हैं? क्या आपने वाकई उसे जहनी तौर पर कमजोर जाहिर करने की साजिश की? मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ आगे बढ़ा। हर कैमरा मेरा चेहरा कैद कर रहा था, हर माइक मेरे जवाब का मुंतजिर और हर आंख मेरे जवाल का नजारा। गाड़ी में बैठा और शीशा नीचे किया। बाहर एक बच्चा खड़ा था, हाथ में पोस्टर। खामोशी भी गवाही देती है। मैंने आंखें बंद कर दी। आलिया ने कुछ नहीं छीना था, उसने सिर्फ वही लौटाया जो मैंने उसे दिया था। साजिश, खामोशी और अंजाम। अदालत में उस दिन माहौल मुख्तलिफ था। हॉल में मामूल से ज्यादा रश था। कैमरों की चमक, रिपोर्टर्स की चहल और वकला की सरगोशियां इस बात का पता दे रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं गवाहों की फहरिस्त देख रहा था जब अदालत का दरवाजा खुला और माहम अंदर दाखिल हुई। मेरे कदमों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो सफेद लिबास में थी, बाल बंधे हुए, हाथ में एक सियाह कवर वाली डायरी थी। वो सादा नजर आ रही थी, मगर उसके कदमों में एक फैसला था।
वो सीधा जज के सामने जाकर खड़ी हो गई। मिलॉर्ड, मैं एक नई गवाही देना चाहती हूँ। जज ने नजर उठाई। आप कौन हैं? मैं असद मलिक की बीवी थी। अदालत में हलचल हुई। मैंने अपना गला साफ किया, वकील की तरफ देखा, मगर वो भी कुछ नहीं समझ पाया। जज ने कहा, आपके पास क्या सबूत है? उसने डायरी अदालत में जमा करवाते हुए कहा, यह आलिया की डायरी है, जिसमें उसने हर दिन का हिसाब लिखा है। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या साजिश हुई, कौन शरीक था और कब उस पर क्या बीती। प्रोसिक्यूटर ने डायरी लेकर पलटी। सफ़े पीले थे, तहरीर नफीस और अल्फाज में जहर नहीं, सबूत था। महम बोली, मैंने शादी के बाद ये डायरी आलिया के कमरे में एक पुरानी दराज से निकाली थी। मैंने उसे कभी संजीदा ही नहीं लिया था, मगर जब अदालत में वीडियोज चली, इल्जामात लगे और मैंने असद की जबान खुद सुनी, तब मुझे समझ में आया कि जो कुछ मैंने माजी समझा वो जुर्म था। मैं खड़ा हो गया। माहम, तुम पागल हो गई हो? नहीं असद, अब मैं होश में आई हूं। मैं तुम्हारी बीवी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे जुर्मों की गवाह हूं। जज ने इशारा किया। पढ़कर सुनाए क्या लिखा है। माहम ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। 25 नवंबर, आज अम्मा ने दवा बदल दी। असद ने कहा, यह अब बोझ है, खत्म करना होगा। मैं खामोश रही। मां की आंखों में सवाल थे, मगर जबान बंद। 4 दिसंबर, असद ने मुझे कागज दस्तखत के लिए दिए। उसने कहा, यह सब तुम्हारे हक में है। मैंने साइन कर दिया, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। 10 जनवरी, माहम की अंगूठी आई। दरवाजे पर खून से पैगाम लिखा, शायद वक्त आ गया है। अदालत में हर जुमला हवा में तीर की तरह उड़ रहा था, और वो तीर सीधा मेरे वजूद को चीर रहे थे। माहम ने डायरी बंद की और सीधा मेरी तरफ देखा। असद, तुमने सब कुछ अपने लिए छीना, पैसे, रिश्ते और सच, लेकिन तुमने खुद को खाली कर दिया। और मैं अब तुमसे नहीं डरती। जज ने कुर्सी पर बैठकर कहा, इस डायरी को बतौर सबूत अदालत में जमा कर लिया गया है। इसमें दर्ज वाकयात की तस्दीक बाकी शवाहिद से की जाएगी। आलिया अब भी खामोश बैठी थी। उसने कोई इजहार नहीं किया, न कोई जज्बाती रद्द अमल, बस आंखें बंद करके जैसे सांस गिन रही हो, और उसे यकीन हो कि फैसला उसके हक में है, क्योंकि अब दुश्मन खुद गवाह बन रहा है। मैंने वकील से सरगोशी में कहा, यह डायरी झूठी है, कोई तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन उसमें जो लिखा है वो बाकी गवाहियों और वीडियो से मेल खाता है, और सबसे बढ़कर तुम्हारी बीवी ने खुद पेश की है। मुझे लगा जैसे एक एक करके हर दीवार गिर रही है। अम्मा कमरा अदालत के बाहर थी और माहम अब मेरे खिलाफ खड़ी थी। आलिया कुछ नहीं कह रही थी, हर तरफ उसकी सच्चाई गूंज रही थी। अदालत बर्खास्त हुई। मैं पीछे मुड़ा, माहम जा चुकी थी। मैंने आलिया को देखा, वो अपनी जगह से नहीं उठी। उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून था, जैसे उसे मालूम था कि दुश्मन खुद गवाही देगा, और वो लम्हा आ चुका था। मैं एक पल के लिए हर रिश्ते से खाली हो चुका था। बीवी, माँ, इज्जत, इख्तियार, सब कुछ हाथ से निकल चुका था। बस एक फैसला बाकी था। अदालत में उस दिन माहौल खामोश था, मगर घुटन से भरा हुआ। हर कोई जानता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो बरसों याद रखा जाएगा। वकील अपनी फाइलें तरतीब दे रहे थे, रिपोर्टर ने कैमरे स्टैंड पर रख दिए थे, और मेरी आंखें आलिया को ढूंढ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अदालत में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक पुरानी खाक आलूदा फाइल थी। वो सीधी जज के सामने जाकर रुकी। मिलॉर्ड, मैं एक इजाफी सबूत पेश करना चाहती हूँ। ये मेरे वालिद की असल और खुफिया वसीयत है, जो उन्होंने अपने इंतकाल से 2 हफ्ते पहले मुकम्मल करवाई थी। जज ने फाइल लेने का इशारा किया। ये कहाँ से हासिल की गई? मेरे वालिद ने अपने एक पुराने दोस्त, रिटायर्ड जज इकराम साहब के पास अमानतन रखा था। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे ने मुझे ये फाइल भेजी। अदालत में सरगोशियां होने लगी। मेरा वकील आगे बढ़ा। मिलॉर्ड, हम इस फाइल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हैं। ये महज एक दावा है। जज ने हाथ उठाकर उसे रोका। पहले मवाद सुना जाएगा। फाइल खोली गई और जज ने खुद पढ़ना शुरू किया। कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी थी। मैं जुनैद फारूक अपने मुकम्मल होशो हवास में ये वसीयत लिखवा रहा हूँ। मेरी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, फैक्ट्री, बैंक अकाउंट्स और ज़मीन मेरी बेटी आलिया जुनैद के नाम नहीं, बल्कि आलिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर की जा रही है। मेरी बेटी इसकी वाहिद निगरां होगी, और कोई भी दस्तखत बगैर ट्रस्ट की मंजूरी के कलअदम समझे जाएंगे। जज ने सर उठाया। ये कागजात ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से तस्दीक शुदा हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह सबूत जाहिर करता है कि असद मलिक ने जो कागजात पेश किए वो जाली थे, और तमाम मुंतकिली गैर कानूनी थी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा। असद, कुछ कहो, कुछ करो।
मैंने वकील की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी शिकस्त थी। कुछ नहीं बचा असद, वो तुमसे 2 कदम आगे थी। जज ने कुर्सी पर सीधा होकर कलम उठाया और फैसला सुनाने लगा। अदालत ने तमाम गवाहों, वीडियोस, दस्तावेजात और जाती एतराफात को मद्देनजर रखते हुए असद मलिक और उनकी वालिदा को धोखाधड़ी, जालसाजी और कत्ल में आनत के जराइम का मुर्तकिब करार दिया है। अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत में एक हल्की सी आहट हुई। अम्मा का जिस्म डोलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उन्हें संभालने की कोशिश की पर मेरे हाथ कांप रहे थे। जज ने मजीद कहा, तमाम असासे आलिया वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले किए जाएंगे और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती इंतजाम किया जाएगा। आलिया खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी, ना फतह का गुरूर। जैसे फैसला सुनकर उसने कुछ पाया नहीं, सिर्फ वापस लिया। पुलिस एहलकार हमारे पास आए। एक ने मेरे बाजू पर हाथ रखा। चले, अब वक्त हो गया है। मैंने पहली बार अपनी नजरें जमीन से उठाकर आलिया की तरफ देखा। तुमने सब कुछ पहले से तय किया था? उसने सर हिलाया। नहीं, मैंने सिर्फ वो बचाया जो मेरा था। तुमने जो लूटा वो तुम्हें ले डूबा। मैंने कुछ कहना चाहा पर अल्फाज साथ छोड़ गए। जब मुझे हथकड़ी लगाई गई तो कमरे अदालत की तमाम नजरें मुझ पर थीं। मैं जिसे फाते समझता था वही आज सब कुछ लौट आ चुकी थी, बगैर शोर, बगैर इंतकाम, सिर्फ सच के साथ। पुलिस मुझे ले जा रही थी। दरवाजे से निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। आलिया कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे बरसों के बोझ के बाद उसने पहली बार सुकून की सांस दी हो। और मैं शायद जिंदगी में पहली बार खामोश हो चुका था। जेल के उस कमरे में दिन और रात का फर्क मिट चुका था। वक्त जैसे दीवारों में दफन हो गया हो। दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी आती, फिर गुम हो जाती। हम दोनों, माँ और मैं, अलग अलग गोशों में बैठे रहते, एक दूसरे से दूर, मगर अपनी ही यादों में कैद। शुरू के चंद दिन माँ खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बोलने लगी। पहले मुझसे, फिर दीवारों से, फिर किसी ऐसे वजूद से जो शायद सिर्फ उनके जहन में था। आलिया पानी मांग रही है, दे दो उसे। वो रात के अंधेरों में चीखती और मैं सर झुकाकर सुनता रहता। एक दिन मैंने कहा, माँ, आलिया नहीं है। उन्होंने मुझे गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आहिस्ता से बोली, फिर वो कौन है जो हर रात मेरे सिरहाने बैठती है? उसकी सांसें सुनाई देती हैं मुझे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उस लम्हे माँ और मैं दोनों जान चुके थे कि वो जो भी थी वो हमारे साथ थी, और शायद वो हकीकत से ज्यादा सच थी। कुछ दिन के बाद माँ ने खाना पीना कम कर दिया। वो एक कोने में बैठ जाती और पथरीली जमीन पर हाथ फेर कर कहती, ये वही फर्श है ना जिस पर आलिया ने कभी कदम रखा था? देखो, यहाँ उसकी मेहंदी गिरी थी। एक दिन मैंने जेलर से पूछा, क्या माँ को किसी नफ्सियाती मौलिज के पास ले जाया जा सकता है? वो हंसा। अब जब सब कुछ छिन गया, बहुत देर हो चुकी है असद साहब। अब वो इलाज की नहीं, अंजाम की तरफ जा रही हैं। मैं वापस आकर माँ के सामने बैठा। उनकी आंखें खाली थी, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। माँ, तुम ठीक हो? वो देर तक मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं ठीक हूँ, आलिया ठीक नहीं है। वो बार बार मेरे ख्वाब में आती है, कहती है तुमने मुझे नहीं बचाया माँ। मैंने खुद को पीछे खिसका लिया, दीवार से टीक लगाकर आंखें बंद की और अंदर वो सवाल फिर से गूंजा, अगर आलिया सब जानती थी तो अपनी माँ को क्यों ना बचाया? ये सवाल मेरी हड्डियों में उतर गया। मैंने हर जाविये से सोचा, क्या वो वक्त पर रोक सकती थी? क्या वो सब कुछ होते हुए बर्दाश्त करती रही, सिर्फ किसी बड़े मकसद के लिए? फिर एक रात जब नींद से आंख खोली, मैंने माँ को दीवार पर उंगली से कुछ लिखते देखा। करीब जाकर पढ़ा तो लिखा था, वो पागल मैं नहीं, आलिया थी, या शायद मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। बस करो माँ, बस करो। वो रो पड़ी। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। मैंने उसे खामोश समझा, कमजोर समझा, और उसने सब कुछ देखकर भी खामोशी से कुर्बानी दी। मैंने आहिस्ता से कहा, तो क्या उसने तुम्हें भी कुर्बान किया? माँ ने मेरी तरफ देखा। आंखों में कुछ ऐसा था जो कभी माँ की आंखों में नहीं देखा। खुद पर शर्मिंदगी और आलिया के लिए सच्चाई। हाँ, उसने कुर्बानी दी, खुद की भी, मेरी भी, क्योंकि इंसाफ अधूरा नहीं होता असद। अगर सिर्फ तुम गिरफ्तार होते और मैं बच जाती तो यह इंसाफ नहीं, रहम होता। और आलिया ने रहम नहीं, इंसाफ मांगा था। मैं दीवार के साथ बैठ गया। मेरी आंखों में नमी नहीं थी, पर दिल में ऐसा बोझ था जो आंखों से निकलने के काबिल नहीं था। माँ की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। वो खुद से बातें करती, आलिया को बुलाती,
उससे माफी मांगती। एक दिन उन्होंने अपने हाथों को चूमते हुए कहा, ये वही हाथ है ना जिनसे मैंने जहर की बोतल पकड़ी थी? आलिया, माफ कर देना, मैंने जेलर से कहा। इन्हें अलग कमरा दे दें। नहीं, जेलर बोला, तुम्हें यह तमाशा देखना होगा, यह सजा का हिस्सा है। और शायद वो ठीक कह रहा था। मां के चेहरे पर अब दिन ब दिन सुखड़ा हुआ जा रहा था। वो पतली हो चुकी थी, आवाज मध्यम, और आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या आलिया मुझे कभी माफ करेगी? मैं उनके पास बैठा रहा दिन भर। फिर उन्होंने आखिरकार कहा, असद, जब अदालत में वो खामोश बैठी थी, मैंने पहली बार उसे देखा। वो पागल नहीं थी, पागल मैं थी। और उस लम्हे मैंने जाना कि जीतने के चक्कर में हम सब कुछ हार चुके थे, और आलिया वो सब कुछ हार कर भी अदालत की कुर्सी पर बैठी थी। जेल की मुलाकात गाह में आज कुछ अलग सा सुकून था। गार्ड ने आकर कहा, तुमसे कोई मिलने आया है। मैंने हैरानी से सर उठाया। बरसों जैसे गुजर चुके थे और अब मेरे लिए दरवाजा खुलने का मतलब सिर्फ तलाशी होना था, मुलाकात नहीं। दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। आलिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे सामने आकर बैठ गई। वो वही चेहरा था, वही आंखें, पर अब उनमें वो नरमी नहीं थी जो निकाह के दिन थी। ये आंखें किसी फतह की बात की थी, पर गुरूर से खाली, खामोश और मुकम्मल। तुम यहां? मैंने कहा। आवाज लड़खड़ा गई। हाँ, एक काम बाकी था, वो पूरा करने आई हूं। मैंने हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम माफ कर सकती हो? वो हल्का सा मुस्कुराई, एक थकी हुई लेकिन वाज़ेह मुस्कुराहट। मैं माफ करने नहीं आई असद, मैं ये बताने आई हूं कि इंसाफ कभी सस्ता नहीं मिलता। मेरी आंखों में उसकी मां का चेहरा घूम गया। वो खामोश रातें, जब दीवारों से बातें होती थी, मां का झुकता जिस्म, टूटती आंखें, सब कुछ एक कीमत थी। आलिया ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें सजा दिलाने के लिए अपनी मां खोनी पड़ी। मुझे अपनी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए अपनी कमजोरियों को दफन करना पड़ा। मैं खामोश बैठा रहा और वो बोलती रही, जैसे हर जुमला एक पत्थर हो जो मेरे गिर्द कब्र की दीवार बना रहा हो। तुम जीतते रहे, मैं खामोश रही, लेकिन तुम्हारी हर जीत मेरे लिए एक सफ़ा थी। मैं हर सफ़ा जमा करती गई और फिर खामोशी ने खुद बोलना सीखा। मैंने नजरें नीचे कर ली, जैसे उसके जुमले मेरे सर पर गिर रहे हों। जब मेरी मां मरी, मैं रोई नहीं, मैंने सिर्फ उस लम्हे को याद रखा जब उसने कहा था, वक्त आने दो। आज वो वक्त आ चुका है और तुमने वही पाया जो तुमने बोया था। आलिया, मैं बस जानना चाहता हूं, क्या कहीं दिल के किसी कोने में मेरे लिए कुछ रहम है? रहम? उसने सवाल दोहराया। नहीं असद, मेरे दिल में रहम होता तो शायद इंसाफ न हो पाता। तुमने रहम नहीं दिखाया। जब तुमने मेरे दस्तखत लिए, जब तुमने मेरी मां को जहर पिलाया, जब तुमने मुझे पागल कहा, तो अब रहम क्यों मांग रहे हो? मेरी जबान खुश्क हो गई, अल्फाज गले में अटकने लगे। तुम्हें पता है असद, मैं अदालत के हर दिन तुम्हारी आंखों में वो खालीपन देखती रही जिसे तुम दूसरों में तलाश करते थे। पर आज मैं यहाँ फैसला सुनाने नहीं, हकीकत दिखाने आई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अब भी वही लड़की थी जिसके चेहरे पर सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक मुकम्मल जंग जीती जा चुकी थी। तुम्हारी जीत वक्ती थी, मेरी खामोशी मुस्तकिल। तुम्हारे कह कहे अदालत में चलते रहे, पर मेरी खामोश सफात फैसला बन गए। मैंने बस इतना कहा, मैं थक चुका हूं आलिया। थकन इंसान को सच्चाई के करीब ले आती है। शायद इसीलिए आज तुम मेरी बात समझ रहे हो। वो उठी, कुर्सी को आहिस्ता से धकेला, जैसे कोई वजन रखकर उठा हो। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, एक लम्हे को रुकी और पीछे मुड़े बगैर बोली, असद, खामोशी कमजोरी नहीं, वो वक्त की जबान होती है और तुम्हें वक्त ने सुना दिया है। दरवाजा खुला, गार्ड उसे लेकर बाहर चला गया और मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। दरवाजा बंद हुआ और उस दिन पहली बार मैं वाकई खामोश हो गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।